नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग तरीके का वीडियो लेकर आया हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि यदि आप अंत तक बने रहे तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए आप जरूर मुझे धन्यवाद कहेंगे। 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वाय देश से एक चार्टेड हवाई जहाज उड़ान भरता है। यह एरोप्लेन चिली देश की राजधानी सांटियागो के लिए जा रहा है। इसमें कुछ हट्टे कट्टे प्लेयर्स हैं। टोटल पैसेंजर्स 45 हैं। प्लेयर्स के साथ इनके कुछ रिलेटिव्स भी बैठे हुए हैं। यह उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि यूरुग्वाय से सांटियागो जाने में केवल 3 घंटे का समय लगता है दोस्तों। लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका की एंडीज की पहाड़ियां दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ियां होती हैं और हिमालय के बाद इसमें ऊंची पहाड़ियों का भी रेंज है। ये ऊंची पहाड़ियां, सुंदर पहाड़ियां ही यात्रियों के लिए मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों के बीच तूफान आ जाता है। पायलट ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को यहीं पर लैंड कराया जाए और सुबह फिर प्लेन से उड़ान भरा जाएगा। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को राहत के लिए लैंड कराया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर प्लेन फिर से उड़ान भरता है। दोपहर 2:18 पर पायलट देखते हैं कि मौसम साफ है। अगले 1 घंटे तक मौसम सुहाना रहता है। ठीक 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंट कराने लगते हैं। यह प्लेन सांटियागो पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों के बीच ही फंसा था। तभी अचानक प्लेन में भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। अचानक पूरा प्लेन ऊपर नीचे बहुत तेजी से हिलने लगता है। आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल। अलार्म बजने लगते हैं, वार्निंग लाइट्स जलने लगती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सीट पर बैठे हुए लीडर प्लेयर इस टर्बुलेंस का मजाक बनाते हैं। तभी एक प्लेयर खिड़की से झांकता है और देखता है कि बादल छट रहे हैं। दोस्तों, प्लेन जैसे ही बादलों से बाहर निकलता है, पायलट देखते हैं कि उनके नजदीक एक बहुत बड़ी चट्टान है। पायलट घबराकर प्लेन को सीधा ऊपर ले जाते हैं। प्लेन के अंदर अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। पायलट पूरी पावर लगा देते हैं प्लेन को सीधा ऊपर ले जाने के लिए। दोस्तों, दुर्भाग्यवश प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टान से जाकर टकरा जाता है और टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन के अंदर 2 सीटों की लाइन भी टूटकर अलग हो जाती है और इसके साथ 3 प्लेयर हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन का राइट विंग भी टूटकर अलग हो जाता है। कुछ सेकंड तक ये प्लेन ऊपर की ओर जाता रहता है। संतुलन बिगड़ने के कारण ये नीचे की ओर आने लगता है और इसका लेफ्ट विंग चट्टानों से टकराकर हवा में उड़ जाता है। तभी कुछ प्लेयर्स पीछे से हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन का फ्रंट पोजीशन बचा रहता है, जो सीधा एक ग्लेशियर में गिरता है और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सीधा नीचे जाता रहता है और 700 मीटर नीचे जाने के बाद फाइनली अंतिम टकराव होता है और तब जाकर प्लेन रुकता है। दोस्तों, प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया था। पैसेंजर सीटें थी प्लेन के बेड को फाड़कर बाहर आ जाती हैं। यह प्लेन 3570 मीटर की ऊंचाई पर किसी अनजान पहाड़ी के ऊपर टूटा हुआ बिखरा पड़ा था। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि 45 पैसेंजर में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। इनमें से कई लोग जख्मी थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि लोग कहां पर अटके हैं, क्योंकि यह प्लेन अपने वास्तविक रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना की कहानी अभी तो शुरू हुई है। उस वक्त बचे हुए लोगों को यह पता नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, और इस वक्त आप लोगों को पता नहीं है कि उन बचे हुए लोगों के साथ आगे क्या हुआ। दोस्तों, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना की कहानी का अंत जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, और अंत तक बने रहे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस क्रैश के बाद 2 ऐसे यात्री थे जिन्हें बहुत कम चोट आई थी। 19 साल के रॉबर्टो केनेजा और 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो।
ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे और ये लोग पूरी कोशिश करते हैं घायल यात्रियों की सहायता करने में और उनको बचाने में। कुछ लोगों को काफी गहरी चोटें आई थी। इनमें से फर्नांडो पराडो थे। स्कल फ्रैक्चर के कारण ये कोमा में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ चिलियन सार्स अर्थात सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस क्रैश के ठीक 1 घंटे बाद ही अपनी 4 हेलीकॉप्टरों को तैयार कर देती है बचे हुए लोगों के सर्च के लिए। दोस्तों, ये चारों हेलीकॉप्टर शाम से लेकर रात तक सर्च करते हैं, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। प्रॉब्लम यह थी कि ये हवाई जहाज जो क्रैश हुआ था उसका रंग सफेद था, व्हाइट था, और ये जहां गिरा था वहां पर भी चारों तरफ बर्फ ही बिछी हुई थी। इन बर्फ से ढकी हुई सफेद पहाड़ियों के बीच इस क्रैश हवाई जहाज को ढूंढना काफी मुश्किल था। दोस्तों, 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स ये आशा लगाए हुए थे कि आज की रात किसी तरीके से बिता लिया जाए, गुजार लिया जाए, सुबह हम लोगों को जरूर कोई ना कोई ढूंढ लेगा। लेकिन दोस्तों, इतनी बर्फीली ठंडी रात को 5 घायल यात्री सह नहीं पाते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। अब 33 लोगों में से 28 पैसेंजर बचे रहते हैं। अब ये जिंदा लोग अपने को बचाने के लिए शेल्टर के रूप में बची हुई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इसके खुले हुए भाग को लगेज की सामान, बर्फ और सीटों द्वारा बंद करते हैं ताकि अंदर ये गर्म रह सकें। दोस्तों, अगले दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वाय से 11 हवाई जहाज इस सर्च ऑपरेशन के लिए तैयार किए जाते हैं। इनके द्वारा चुना गया एरिया एकदम सही था। उसी एरिया में हवाई जहाज क्रैश किया था। दोस्तों, ये हवाई जहाज सर्च में लग जाते हैं। अब बचे हुए लोग अपने आप को दिखाने के लिए हवाई जहाज के ऊपर यस ओ यस लिखने की कोशिश करते हैं। यस ओ यस लिखने के लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। यस ओ यस का यस लिखते ही लिपस्टिक समाप्त हो जाती है और इनका ये आइडिया, अपने को सर्च में लाने का ये आइडिया भी फेल हो जाता है। फिर इन्होंने सूटकेस कपड़ों से बर्फ में क्रॉस बनाते हैं ताकि सर्च वाले हवाई जहाज इनको देख सकें, इनको पहचान सकें, लेकिन इनका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। उस दिन यानी 14 अक्टूबर को इनके ऊपर से एक नहीं 3 हवाई जहाज गुजरते हैं। ये लोग हवाई जहाज को देखकर चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन ये सर्च में नहीं आ पाते। इस तरीके से पूरा एक दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अब अगला दिन 15 अक्टूबर। दोस्तों, बचे हुए यात्री सोचते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। उन्हीं लोगों में से एक यात्री एक मेटल की प्लेट लाते हैं और उस पर बर्फ के टुकड़ों को रखते हैं। धूप की वजह से वो मेटल की प्लेट गर्म होती है और बर्फ पिघलता है और बर्फ के पिघले हुए से उत्पन्न पानी को एक बाटल में इकट्ठा करते हैं और इस पानी को पी करके जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ठंड से बचने के लिए ये लोग सीट कवर को शूज के रूप में इस्तेमाल करते हैं और चद्दर के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं यात्रियों में से एक फर्नांडो पराडो जो कोमा में जा चुके थे, उनको अचानक होश आ जाता है। अब उन्हें अपनी मां की याद आती है और उनकी मां भी मारी जा चुकी थी। दोस्तों, अब ये 19 साल की उनकी बहन काफी जख्मी हालत में जिंदा थी। ये पराडो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी बहन जिंदा रह सके, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रैश के 8वें दिन उनकी ये जख्मी बहन भी बर्फ में दफन हो जाती है। दोस्तों, इनमें से ज्यादा पैसेंजर ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। उन्होंने जिंदगी में कभी बर्फ देखा ही नहीं था। अब इन्हें -30 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में बिना प्रॉपर खाना पानी के जीवित रहना काफी मुश्किल था।
इसी में एक और प्रॉब्लम थी, सन ब्लाइंडनेस की। इसमें सूर्य की किरणें जब बर्फ पर टकराती हैं तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जब आंखों पर पड़ती हैं तो आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। और इससे बचने के लिए मात्र 3 पेयर्स ही सन ग्लासेस यात्रियों के पास थे, जो भारी भारी यूज करते थे लोग। इधर दोस्तों 21 अक्टूबर सर्च फ्रेंड्स के 8 दिन हो चुके थे। सर्च ऑपरेशन टीम अब सर्च करना बंद कर रही थी। इन लोगों को काफी निराशा हो गई थी कि अब कोई बचने वाला नहीं है। वैसे भी इतने दिनों बाद कोई भी यात्री जिंदा नहीं होगा। दोस्तों इसी बीच बचे हुए यात्रियों को हवाई जहाज में एक रेडियो मिलता है और उस रेडियो को ठीक करने की कोशिश की जाती है। उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार थे। उन्होंने एक लंबा एंटीना तैयार किया और उस रेडियो को स्टार्ट करने की कोशिश किया। फ्रेंड्स के 11वें दिन यह रेडियो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस रेडियो में आने वाली आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन आवाज इधर से जा नहीं पाती। कुछ ही समय में आने वाली आवाज को सुनते सुनते एक दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। उधर से आवाज आती है कि सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। दोस्तों इस आवाज को सुनकर बचे हुए यात्रियों के पांव से जमीन खिसक जाती है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं और कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान हम लोगों को किसी तरीके से बचा लीजिए। दोस्तों अब 11 दिन बीत चुके थे। खाने की कमी महसूस होने लगी थी। लोग शुरू से ही खाने को बचा रहे थे और थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। पराठे तो एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके खाए। ये लोग इस टाइम 3800 मीटर की ऊंचाई पर थे। वहां पर ना ही कोई पेड़ पौधे ना ही कोई जानवर थे जिन्हें ये मार कर खा सकते थे। अब दोस्तों इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। इनका निर्णय यह था कि अब जीवित रहने के लिए अपने ही मुर्दा सगे संबंधियों का मांस खाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। कुछ लोगों की हिम्मत नहीं कर रही थी और कुछ लोगों ने हिम्मत भी किया तो खाने के बाद उसे हजम नहीं हुआ। लेकिन जीवित रहने के लिए यही ऑप्शन था। 2 दिन बाद इन लोगों ने फिर से कोशिश किया। अपने ही लोगों की मांस को मुंह में डालकर रोते विलखते हुए धीरे धीरे खा रहे थे और अंदर से यही आवाज आ रही थी कि हे भगवान ऐसा समय कभी ना आए। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद इन लोगों का ये घिनौना फूड सोर्स भी घटता जा रहा था। तभी उसी रात एक बर्फ की चट्टान तेजी से उस जहाज के अंदर घुस जाती है और उस जहाज के टुकड़े में पूरी तरीके से भर जाती है और इस बर्फ में 8 लोग दब जाते हैं और सांस की कमी से दम घुटने के कारण वो मौत के घाट उतर जाते हैं। दोस्तों अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। ये बचे हुए 19 लोग भी उस बर्फ में दबे हुए हैं एक छोटी सी जगह में। पराडो एक मेटल की रॉड ढूंढते हैं और उससे एक हल्का सा होल बनाते हैं ताकि सांस ली जा सके। इसके बाद दोस्तों 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये बाहर आने का रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आकर देखते हैं तो बाहर बर्फ का तूफान आ रहा होता है। अब ये सोचते हैं कि जिंदा रहने के लिए वापस गुफा में जाना ही समझदारी होगी। दोस्तों
अगले 3 दिन तक ये लोग गुफा में ही बने रहते हैं, जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। जैसे ही तूफान शांत होता है तो तीसरे दिन उस गुफा से बाहर निकलते हैं, और गुफा से बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने विचार किया कि अब कोई हमें बचाने आने वाला नहीं है, अब किसी की उम्मीद या किसी से उम्मीद रखना कोई फायदेमंद नहीं है, अब हमें खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। अगर मरना ही है तो कोशिश करके, दम भर कोशिश करके मरा जाए। इन सभी लोगों में से 3 लोग, पराडे, कैनिजा और वेजेंटिन, ये काफी स्ट्रांग थे। सभी लोगों ने विचार किया कि इन तीनों लोगों को थोड़ा ज्यादा राशन, खाने का राशन और गर्म कपड़े देकर बाहर भेजा जाए, ताकि ये लोग हम लोगों के बचने के लिए मदद ढूंढ सके। सबसे पहले इन्हें लोकेशन का अंदाजा लगाना था। तभी इनको याद आया कि क्रैश से पहले पायलट ने ये कहा था कि इस समय हम लोग उरिको शहर को पार कर रहे हैं। तब इन्होंने विचार किया कि यदि जहां पर हैं हम लोग यहां से वेस्ट साइड चलें, तब हो सकता है कि हमें चिली देश की कुछ पॉपुलेशन मिल जाए और हम लोग बच जाएं। दोस्तों, ये इन लोगों का अंदाजा, आइडिया बहुत गलत था, क्योंकि जब पायलट ने ये कहा था उस समय पायलट हवाई जहाज को लेकर गलत रूट पर जा चुका था और वो 89 किलोमीटर ईस्ट जा चुका था, और वहीं पर हवाई जहाज क्रैश करता है। 15 नवंबर, क्रैश के 33 दिन बाद ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कई घंटों चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का टूटा हुआ टुकड़ा गिरा हुआ पड़ा मिलता है, और यह वही टुकड़ा था जब हवाई जहाज ऊपर जाते समय चट्टान से टकराकर एक जो टुकड़ा अलग हो जाता है। इसके अलावा यहां पर इन्हें बहुत सारे सामान मिलते हैं, जैसे सूटकेस, चॉकलेट बॉक्स, 3 मीट पैटीज, रम बॉटल्स, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, कॉनिक बुक्स और मेडिसिन। साथ ही इनको यहीं पर एयरक्राफ्ट का एक रेडियो सिस्टम मिल जाता है। यह रेडियो सिस्टम 2 वे कम्युनिकेशन था, अर्थात इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कम्युनिकेशन दोनों ही उपस्थित थे। अब शाम हो चुकी थी वहीं पर, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज की रात हम तीनों लोग यहीं पर बिताएंगे। दोस्तों, जब सुबह होती है तो ये लोग इस रेडियो सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं। तभी वापस जाकर इन्हीं यात्रियों में से एक इलेक्ट्रीशियन थे, उनको लेकर आते हैं यहां पे, और उनकी मदद से इस रेडियो सिस्टम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है, तो इन लोगों ने उस जहाज में ही उपस्थित बैटरी को लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटरी बहुत ही भारी होती है, उसे उठाकर रेडियो सिस्टम तक लेकर आ पाना मुश्किल था। अब इन लोगों ने एक वहीं से कनेक्शन देकर इस रेडियो सिस्टम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनकी कोशिश नाकाम रहती है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ठीक ये भी कोशिश हम लोगों की विफल ही रहेगी। दोस्तों, अभी भी ये तीनों लोग, पराडे, कनिशा और वेजेंटिन, इधर ही भटक रहे थे। ये लोग अभी पहाड़ियों पर जा नहीं पाए थे। तभी 11 दिसंबर, क्रैश के 59वें दिन, बर्फ का एक भारी तूफान आता है और उसमें 3 और यात्री दबकर बर्फ में दफन हो जाते हैं। दोस्तों, अब केवल और केवल 16 लोग बचते हैं। अब इन लोगों को यह लग चुका था कि अब बचना मुश्किल है। अब ये तीनों 12 दिसंबर, क्रैश के ठीक 2 महीने पूरे हो चुके थे, और इसी दिन निकलते हैं तीनों जवान कि अब हम लोग मदद ढूंढ करके ही लौटेंगे। दोस्तों, वीना माउंटेन क्लाइम रिंग के ये लोग पहाड़ियों पर ग्लेशियर में चलना शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्ट दिशा में जाने का मतलब कि इन लोगों को पहाड़ियों पर चढ़कर आगे जाना होगा।
तो ये लोग यही सोच रहे थे कि जैसे ही पहाड़ियों पर चढ़ा जाएगा और फिर नीचे उतरना होगा और कुछ ना कुछ पॉपुलेशन मिल जाएगी जो हम लोगों की मदद कर देगी। और इतने से काम में इन लोगों ने सोच रखा था कि अधिक से अधिक 2 या 3 दिन लगेंगे और इन लोगों ने 3 दिन के भोजन की व्यवस्था करके चले थे। दोस्तों, पेराडो जो 3 जींस पहने हुए थे एक के ऊपर एक और अपने टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर पहन रखी थी, 4-4 मोजे पैरों में डाल रखे थे, उसके ऊपर भी प्लास्टिक का बैग लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी कि इन लोगों को एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों, किसी किसी तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इनके पास ना ही कोई नक्शा था, ना ही इन्हें पहाड़ियों पर चढ़ने का अनुभव था, फिर भी ये लोग किसी किसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे। इनके पास एक स्लीपिंग बैग था जो जहाज के सीट कवर से ही इन लोगों ने तैयार किया था। उसी सीट कवर में रात को ये सो जाते थे और एक दूसरे के जितना हो सके करीब सोते थे एक ही स्लीपिंग बैग में, ताकि एक दूसरे की गर्मी इन लोगों को लगती रहे। और जैसे ही सुबह स्टार्ट होता था दोस्तों, ये लोग फिर चल देते थे। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन भी आ गया। सुबह इन लोगों को अनुभव होता है कि इन लोगों का अनुमान कितना गलत था। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इधर भोजन भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। तभी 15 दिसंबर को विजिंटीन ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। केवल 2 ही लोगों को ऊपर जाना चाहिए ताकि भोजन कुछ और दिन तक चले। दोस्तों, विजिंटीन वापस लौट जाते हैं, लेकिन वापस जाने का रास्ता बहुत ही आसान था। ये सारा रास्ता डाउनहिल था। इन्होंने एक सीट कवर को, जहाज के सीट कवर को स्लेव के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस पर बैठ जाते हैं और स्लाइड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मात्र 1 घंटे के अंदर ये अपने ठीक उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहाज क्रैश किया था। और ये 2 लोग अभी भी चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। ये 3 घंटे में ये लोग पहाड़ी के चोटी पर पहुंच जाते। अब दूर दूर तक इन्हें बस पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई देती हैं। दोस्तों, एकदम निराश हो जाते हैं लोग और लगातार देखते ही रहते हैं। सोचते हैं कि कुछ अलग दिखाई दे, लेकिन हर तरफ, चारों तरफ वहां से पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। पेराडो खूब ध्यान से देखते हैं इधर उधर और तभी एक जगह इन्हें कुछ अलग दिखाई देता है। 2 पहाड़ियों के बीच कुछ ऐसा स्थान दिखाई देता है जहां पर बर्फ नहीं था। अब ये अंदाजा लगाते हैं कि जरूर वहां पर जाने पर कुछ हम लोगों को सलूशन मिलेगा और उसी तरफ ये दोनों लोग चल देते हैं। अंत में चलते चलते ये लोग एक घाटी में पहुंचते हैं और उस घाटी में इन्हें एक नदी मिलती है। दोस्तों, नदी को देखकर ये दोनों लोग काफी राहत भरी सांस लेते हैं, क्योंकि इन्हें अब अंदाजा हो जाता है कि यदि नदी के साथ हम लोग चलते रहें तो जरूर हम इन पहाड़ियों से उतर सकते हैं, हमें डाउनहिल रास्ता मिल सकता है। अब ये दोनों लोग नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आगे जाते 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 इन्हें कुछ इंसानों की हलचल महसूस होती है। इन्हें खेत में गायें दिखाई देती हैं और इन्हें देखकर इनके अंदर कुछ प्राण जग जाता है। दोस्तों, अब इनको एक कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करती है, चल नहीं पाते हैं। तभी नदी के दूसरे किनारे पर ये 3 लोगों को देखते हैं और उन लोगों को देखकर दोस्तों ये बहुत तेज चिल्लाते हैं, लेकिन नदी के पानी की आवाज की वजह से, जिनकी आवाज उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है और ये लोग निराश होकर उनकी तरफ देखते हैं। तभी पिछला व्यक्ति इन दोनों लोगों को देख लेता है और देखकर रुक जाता है और चिल्लाता है कि तुम्हारो मतलब मैं कल फिर आऊंगा। दोस्तों, ये लोग वहीं नदी के किनारे इसी तरीके से रात गुजारते हैं और अगले दिन वो व्यक्ति फिर आता है और जब आता है तो अपने साथ पेंसिल और कागज लेकर आता है। दोस्तों, अब वो करता क्या है कि नदी के उस किनारे से
पेंसिल और कागज को एक पत्थर में धागे से बांधकर दूसरी तरफ फेंकता है, दूसरे किनारे। और जैसे ही पैराडो को वो कागज और पेंसिल मिलता है दोस्तों, तो अब जाकर पैराडो को अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिला। और ये अपने संदेश को उस कागज पर लिखने की कोशिश करते हैं स्पेनिश भाषा में। और क्या लिखते हैं दोस्तों? आई कम फ्रॉम द प्लेन फेल इन द माउंटेन। मैं यूरुग्वाय देश से आया हूं। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर पड़े हुए हैं। हमें बहुत जल्दी मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कैसे हमें मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की ताकत भी नहीं बची है। प्लीज हमें बचा लो, हम कहां पर हैं? अब पैराडो इस संदेश को दूसरे किनारे की तरफ फेंकते हैं और किसान इस संदेश को पढ़ता है और पढ़ने के बाद इशारा करता है कि हम आपके संदेश को समझ गए। दोस्तों, पढ़ने के बाद अपने साथियों से बात करता है और बात करते हुए कहते हैं सब कि हाँ, हम लोग सुने थे कि कुछ दिन पहले एक विमान क्रैश हुआ है। और यह सोचकर स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या 2 महीने पहले कोई विमान क्रैश किया है और अभी तक कोई जिंदा बचा है। दोस्तों, वो किसान तुरंत ब्रेड का टुकड़ा पैराडो की तरफ फेंकता है और घोड़े पर सवार हो जाता है और 10 घंटे तक लगातार घोड़े को दौड़ाता है। और दौड़ाते हुए दोस्तों करीब के शहर जाके पहुंचता है और वहां के आर्मी कमांडेंट को यह सूचना पहुंचाता है। दोस्तों, कुछ किसान पैराडो और कनीजा को नदी पार करा के अपने घोड़े पर बैठाकर शहर की तरफ लेकर आते हैं। सोचिए दोस्तों, 10 दिनों से लगातार 61 किलोमीटर कुछ दूर पैदल चलकर, कुछ दूर पहाड़ियों पर चढ़कर उम्मीद के बल पर चलते चले आ रहे थे लोग, जिंदा रहने की चाह। दोस्तों, कनीसा अपना बॉडी का आधी वेट हो चुके थे। मात्र 44 केजी वेट ही इनका बचा था। जैसे ही दूसरे लोगों को इनकी खबर होती है, इनकी कहानी की खबर होती है, यह कहानी अंतरराष्ट्रीय कहानी बन जाती है। दोस्तों, चिली एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर पर कनीसा और पैराडो को बैठा लिया जाता है। दोस्तों, पैराडो जब चले थे तो पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर चले थे और जहां जहां चढ़ते थे तो चार्ट से नापते हुए चढ़ते थे कि कितनी ऊंचाई तक वो चढ़ रहे हैं, ताकि वापस यदि आने का चांस हो तो हम पहुंच सकें। तो इस तरीके से वो हेलीकॉप्टर के पायलट को बताते हैं और पायलट उचित लोकेशन पर पहुंचते हैं और ये हेलीकॉप्टर बचे हुए लोगों का रेस्क्यू करता है। दोस्तों, रेस्क्यू के वक्त इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग काफी कमजोर हो चुके थे, बीमारियों से ग्रसित थे। इन लोगों को किसी तरीके से हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है और वापस लाया जाता है। ये लोग पुनः बीमारियों से रिकवर होते हैं और स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी थी। जब इन लोगों के घर वालों को पता चलता है कि नहीं, उनके बच्चे, उनके संबंधी अभी जिंदा हैं, जो कि अविश्वसनीय था, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सोचते हैं कि ये तो कोई चमत्कार हुआ है और वास्तव में ये चमत्कार ही था। इसे द मिरेकल ऑफ एंडीज नाम दिया गया है इस कहानी को। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आप पूरी उम्मीद और पूरी लगन से लग जाएं तो बहुत कुछ पा सकते हैं। जिसे आपने सोचा नहीं था वहां तक पहुंच सकते हैं आप। लगातार परिश्रम करते रहने चाहिए और अपनी उम्मीद पर बने रहना चाहिए। धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार, मैं सर्वेश यादव।